ठीक है। सो गुड आफ्टरनून। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कल मैंने ये तीन तीन सवाल दिया था, 6 सवाल। पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर और थोड़े से अलग अलग मॉडल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन। A light inextensible string of is connected to a block and is at the top of a wedge of mass capital M। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेज है। इस वेज के ऊपर एक छोटा सा मास है M। The string is parallel to the incline and inclined surface is at an angle theta. All surfaces are smooth, तो सारे surface smooth है। Now a constant horizontal force of minimum magnitude is uh, applied to the wedge towards the right such that the normal reaction on the block exerted by the wedge just becomes zero. Okay, so the normal reaction exerted by the, ये दिया है, ये एक्स्ट्रा वर्डिंग क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे a constant horizontal force of minimum magnitude F is applied such that a normal reaction exerted by the wedge just becomes zero। तो मतलब इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है, he is saying that should be made zero। Okay, so the question is, can that become zero? What do you people think? Is it possible that the normal reaction between small m and capital M can become zero? If you think carefully on the FBD of small m, then you will get some idea. What do you think? Is it possible that the normal reaction between small m and capital M can go to zero? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले वी ड्रॉ द FBD। FBD किसका बनाएंगे हम लोग? विल ड्रॉ द FBD ऑफ कैपिटल M। सो कैपिटल M का जो FBD होगा वो ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, ऐसे दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन को मैंने जीरो कर दिया। इस बार मैंने वो थोड़ा सा सेपरेटेड इसीलिए बनाया सो दैट वी कैन से दैट द नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। एंड यहाँ पे कैपिटल M के FBD में ये मॉलम से तो अटैच नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ ऊपर एक, ऐसे बोल सकते, कुछ ऐसा है ये। यहाँ पे टेंशन होगा, टेंशन T ऐसा है। ये आपका कैपिटल M है और यहाँ पे आप लोग कैपिटल F के फोर्स लगा, उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। तो दिस इज द FBD ऑफ capital M. And since this is also one problem where you have a small body on a large body, you can say that the acceleration is relative motion से करेंगे। We'll go to the frame of capital M and see small m whenever we want to do that। उसके लिए इसका एक्सेलरेशन लगेगा, सो विल एज्यूम एक्सेलरेशन इसका राइट साइड है, फोर्स राइट साइड लगा है, राइट में जाएगा। तो यू कैन राइट न्यूटन सेकंड लॉ नाउ। सो F माइनस टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा, ये एंगल अपना थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सो F माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, so F minus T cos theta is equal to capital M into A। Then the second, so this is the first equation। Okay, I'm assuming that this, okay, I should have written capital A।
तो ये कैपिटल है। ओके, देन आई कैन ड्रॉ द एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। एफबीडी ऑफ स्मॉल एम में हमें स्मॉल एम के ऊपर का फोर्सेस देखना है। तो यहाँ पे आपको एक टेंशन होगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, टेंशन ऐसे लगेगा, और उसमें उसका वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और मैं विथ रेस्पेक्ट टू कैप्लम देख रहा हूँ, तो आप बताओ विथ रेस्पेक्ट टू कैप्लम व्हाट एल्स शुड आई शो? एंड इन सर विच नॉर्मल। नॉर्मल दिखाना है क्या? अब तो वो क्वेश्चन में ही यही बोला है ना उसने कि सूडो फोर्स। सूडो फोर्स दिखाना है। ठीक है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सर उल्टा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड रहेगा सूडो फोर्स। ठीक है, तो ये एक सूडो फोर्स हम लोग दिखा देंगे ऐसे लेफ्ट साइड, और उसका वैल्यू क्या होगा? एम टाइम्स कैपिटल ए। स्मॉल एम। तो ये होने के बाद अभी हमें फोर्सेस बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो फोर्सेस बैलेंस के लिए आपको एक सेट ऑफ इक्वेशंस ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, एक सेट ऑफ इक्वेशंस ऐसे लिखना पड़ेगा। So I can say this angle, if it is theta, so if I draw like this angle, if it is theta, this is 90 minus, this will be theta here, and hence this is 90 minus theta. And hence we can say this will be theta. So we can say one side mg cos theta wants to provide normal reaction. So mg cos theta will provide the normal reaction. The other side will try to provide the normal reaction, and ma का component जो है m capital A cos 90 minus theta, ma cos 90 minus theta, that will try to basically reduce the normal reaction. It's acting away from the surface. So ये दोनों कट हो जाएंगे, and since the body can't move, अभी आप एम पे जाके देखोगे तो स्मॉल एम जस्ट रेस्ट में रहेगा। रस्सी लंबा नहीं हो सकता, इसलिए अलोंग द इंक्लाइन नहीं जा सकता। एंड अभी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन भी जस्ट नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ है। ठीक है, और थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो तब हो सकता है कुछ हो, अभी के लिए तो नहीं। सो हेंस वी कैन से द कंडीशन ऑन कैपिटल ए इज जी tan तो जी cos थीटा। कॉट। फाइनल आंसर cot थीटा आएगा, कैपिटल ए। सर आपने जो स्मॉल एम पे जो ग्रीन डॉटेड लाइन बनाई थी, तो आप उसके अलोंग क्यों इक्वेट कर रहे हो? क्योंकि उसका रीजन है कि मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उस लाइन में हो सकता था, और उसने उसको जीरो बोला है। और जब भी एक बॉडी रेस्ट में है किसी सरफेस पे, तो आप किस तरफ भी इक्वेट कर सकते हो। स्पेशली मैंने इस तरफ इसीलिए इक्वेट किया क्योंकि मुझे पता था कि नॉर्मल ऐसे लाइन पे था, और वो अभी जस्ट जीरो हो गया है। अच्छा, इसलिए उस लाइन पे फोर्सेस बैलेंस्ड है। यस, फोर्सेस बैलेंस किया आपने, ओके। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्सेस से टेंशन मिलेगा आपको। तो टेंशन की वैल्यू हम लोग लिखेंगे एम जी साइन थीटा प्लस एम ए का कॉट, एम ए का कॉस थीटा आएगा, वही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से ऑलरेडी ए का वैल्यू आपने निकाला है जी कॉट थीटा, उसको डाल सकते हो। तो एम जी साइन थीटा प्लस एम कैपिटल ए की जगह जी कॉट थीटा कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हो। सो एम जी इंटू साइन थीटा प्लस एम जी इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा आएगा, एम जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये साइन थीटा उधर एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो वन हो जाएगा, तो एम जी बाई साइन थीटा बचेगा फॉर द टेंशन। सो टेंशन की वैल्यू एम जी बाई साइन थीटा आएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कैपिटल की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैपिटल इज इक्वल टू टी कॉस थीटा प्लस एम ए, एम कैपिटल है तो टी आया था एम जी बाई साइन थीटा एंड स्मॉल एम जी बाई साइन थीटा, small mg by sin theta into cos theta, and this will be capital M into cot theta into g। तो जी cot theta दो दो बार आ गया तो वो कॉमन निकाल लेंगे,
तो हमें m प्लस एम आ जाएगा इंटू जी कॉट थीटा. दिस इज योर कैपिटल F फोर्स. So let's see first questions one by one now. So the magnitude of acceleration of the wedge is g cot theta, which is B option. Then we add two more parts. Just bring them. So there was the tension and the horizontal force also. तो देख सकते हो अभी हमें टेंशन का वैल्यू आ गया. So the tension in the string was mg by sine theta, which is mg cosecant theta. The horizontal force on the wedge, इसका आंसर क्या था? m plus mg cot theta, capital F, which is C option. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें कुछ पूछना है तो आप बताइए. So how do I know that I should resolve in that direction only? The answer for that question is हमें नॉर्मल रिएक्शन उस लाइन में जीरो है और एक्सीलरेशन नहीं हो. सर यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब सिर्फ वो एफ आ रहा है ना? बाकी सब कैंसिल होगा ना. तो वो यस. ऊपर का टी कंसिडर नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे. आपको ऑन द सिस्टम बोला है ना. ओके सर, ओके. ओ एक मिनट, एक मिनट. द मैग्नीट्यूड ऑफ net horizontal force on the wedge. Okay, तुम सही बोल रहे हो. I didn't notice that. They are not asking us the value of capital F. They have only asked us the net horizontal force. Okay. Well, actually, net horizontal force on a body is mass into acceleration of the body. Okay. I think C नहीं होगा फिर. So वर्डिंग ध्यान से देखना था मुझे. आई एम सॉरी. नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जब बोलेंगे वो, तो हमें नेट फोर्स ऑफ ऑन ए बॉडी क्या होता है? उसका मास इनटू एक्सेलरेशन. उसने कैपिटल एफ का वैल्यू पूछा होता तो ये आंसर था वो. आई शुड हैव बीन केयरफुल. तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? टेल मी वंस, एनी वन ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक? मतलब 36 तो सही था, जो 37 है उसके बारे में बताइए. सर ए होगा ना? ए आएगा फिर. हाँ, सो m इंटू ए करना है. m इंटू ए करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा. थैंक यू. उसने आंसर क्या दिया है? लेट मी चेक. 36. या ओके, सही दिया उसने. राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. So नेक्स्ट. can you explain what net horizontal force means? नेट फोर्स ऑन ए बॉडी क्या होता है? नेट मतलब सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट. ओके. But the only horizontal force is F right here. टेंशन का कंपोनेंट नहीं है क्या? Oh, okay. So F minus T cos theta, right? हाँ, वो होगा फिर आंसर. तो F माइनस टी कॉस थीटा. Oh, अच्छा ठीक है, got it, okay. यस. चलिए अगला सवाल. एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये. कॉन्सेप्चुअल सवाल का मतलब है कि वी हैव टू एनालाइज भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सीधा है. आई विल डू दैट प्रॉब्लम विच 3 क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो करूंगा थोड़ी देर में.
ठीक है, ये वाला करते हैं पहले. So the system shown in the figure is initially in equilibrium. I have done this model before also. The masses of A, B, C, D, E are mentioned here. Match the column of 1 to the column on 2 on the effects on 2. Okay, so column 1 will have certain changes and we have to match the changes with the effects in column 2. So let us try to understand this. So पहले let's see the mass of A plus B. So A and B पहले दो masses 3m 3m है, 3m 3m, और राइट साइड 2m 2m 2m, वो तीन है बट एक एक 2m है. तो ओवरऑल ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा कि नहीं बताओ. ऑल ऑफ यू एग्री, पहले रेस्ट में होगा ये सिस्टम. हाँ सर. हाँ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग कि ये सिस्टम में बैलेंस है, इधर 6 mg है, इधर 6 mg है, इक्विलिब्रियम में है. अब अगला चीज जो हमें सोचना है वो है कि टेंशन एक एक में कितना है वो लिख देंगे. तो जो भी उसके नीचे हैंगिंग मास होगा उसके वजह से उस पार्ट पे टेंशन आएगा. तो ये जो ए बी का स्ट्रिंग है इसके अंदर पहले 3 mg का टेंशन होगा, और वो जो ऊपर स्प्रिंग 1 है उसमें कितना होगा बताओ आप लोग. पूरा नीचे का वेट देखो और बताओ. एफडी बना के कर सकते हैं बट हमें अभी थोड़ा सा अलग जल्दी करना है, ठीक है. एंड उतना हमें डेवलप होना चाहिए कि ये बता दे कि ये स्प्रिंग में कितना फोर्स है. उसके लिए हमें ये 3m मासेस बाहर से जो वेट पुल कर रहा है उसको ये स्प्रिंग बैलेंस करेगा. बताइए क्या लिखना चाहिए ऊपर स्प्रिंग 1 में. 6 mg. 6 mg होगा. और फिर इधर स्प्रिंग 2 में बताओ कितना होगा. 2 mg. 2 mg. स्प्रिंग सी डी के बीच में 4 mg. 4 mg. और इधर राइट साइड स्ट्रिंग में 6 mg. 6 mg. और बैलेंस में है. अभी देखेंगे आफ्टर द स्प्रिंग 2 इज कट. तो आपने स्प्रिंग 2 को कट किया. स्प्रिंग 2 राइट साइड इधर है. मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी. जैसे ही एक स्प्रिंग को कट कर दोगे उसका ये वास 2m वाला निकल जाएगा. तो व्हाट विल हैपन टू द व्हाट इज आस्क्ड, लेट अस सी. The after the spring 2 is cut, the tension in the string AB. Okay. Now there are few things that I will revise here before I start asking questions. Whenever we cut any spring, the spring force goes, string or a spring, the force of that spring will go to 0. In the system, if there are any other springs or strings, the springs will not change their value of force. So this means this spring force will remain 6 mg. And if change happens on one side, the communication of the change has happened will be only done through the devices that are connected in between. तो अगर बीच में किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे बताना नहीं है क्या हो रहा है, तो अगर उसका चेंज नहीं हुआ तो उसके आगे जो भी बॉडीज होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हुआ है. ओके, तो यही आपको मैंने दोनों बैचेस में एक वीडियो के थ्रू भी दिखाया था. ऊपर से अगर स्लिंकी को छोड़ देंगे स्प्रिंग खींचा हुआ तो नीचे वाला जो बॉडी है जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आता है कि चेंजेस हो गया है तो वो नीचे वाला पे इफेक्ट नहीं होगा. तो अगर आप इधर कट करोगे, मैंने क्लास में ये सब बताया था बट ये बात मैं एक्स्ट्रा अभी बता रहा हूँ कि जब एक जगह आप काटोगे तो वो चेंज जो है वो चेंज कम्युनिकेट इसी सिस्टम से होगा. और अगर बीच में स्प्रिंग आ जाएगा तो वो कम्युनिकेशन होने नहीं देगा क्योंकि उसकी फोर्स बदल नहीं सकती है. अगर यहाँ रोप्स होते हैं तो वो तुरंत तुरंत चेंजेस उसके पता चल जाते, तो चेंजेस इफेक्ट होंगे. बट क्योंकि यहाँ पे आपका स्प्रिंग इन्वॉल्व है तो स्प्रिंग इन्वॉल्व होगा तो वो कम्युनिकेट, उसका फोर्स नहीं बदलेगा. तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं बदलेगा इसलिए इस थ्रेड में टेंशन भी नहीं बदलेगा. तो ये 3 mg वाला फोर्स भी वही रहेगा. ओके, बट यहाँ पे जब कट करोगे तो इसके अंदर सडनली आप ऑब्जर्व करोगे कि नीचे वाला फोर्स गायब हो गया है. ऊपर वाला फोर्स था, उस फोर्स की वजह से, इसका वेट की वजह से ये नीचे आना जाएगा, ये ऊपर का टेंशन होगा. और इधर इस ब्लॉक पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऊपर से 6 mg नहीं बदलेगा,
उसका 2 mg ऐसे नीचे की तरफ अब लग रहा होगा। ठीक है, सो इस पे क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे अभी बात करते हैं। तो लेट अस सी, आफ्टर आई कट द स्ट्रिंग ए बी, सो दे आर आस्किंग द टेंशन इन ए बी स्ट्रिंग। तो यहाँ पूछ रहा है, स्ट्रिंग 2 को कट किया स्प्रिंग, और आपको यहाँ पूछ रहा है, तो क्या ये कम्युनिकेशन हो पाएगा इधर? नहीं। नहीं। सो व्हाट विल वी से एट दैट वेरी इंस्टेंट? टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। या फिर जीरो होगा, या विल इट रिमेन कांस्टेंट? कांस्टेंट रहेगा। It will remain constant. Will it remain constant throughout the motion later on also? The answer is no. But what should we answer? Should we answer for a brief moment in time, or should we answer for इमीडिएट। बहुत time later? No, for the instance. So इंस्टेंट। the answer is it won't change. Okay. Next. So एक answer T है. Okay. All of you have any questions? You can ask. Right. Now let's look at the B part. String 2 is cut. String 2. Where is string 2? Acha, spring 2. Spring 2 is cut and tension in CD is being asked. String 2 को कट किया, tension in CD पूछ रहा है, आपको क्या लगता है क्या होगा? It will change. Sir, Okay. decrease. So now there are two options. If it changes, will it be increasing or decreasing, or will it decrease, increase? What do you think will happen? Sir, decrease. Decrease, क्यों? सर अगर वेट कम आ गया तो टेंशन बढ़ेगा, कम होगा। तो बेसिकली इस D में पहले D पे आते हैं, यहाँ पे ये जो D है इस पे आते हैं। इस D पे अगर आप देखोगे तो एक उसका वेट होगा 2 mg, और नीचे से स्प्रिंग 2 mg से पकड़ा हुआ था, सडनली वो गायब हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक मास अटैच्ड है, तो ये जो रोप है, ये रोप ऐसे हम एक सिस्टम जैसे ले सकते हैं। तो राइट नाउ रोप का क्या काम है? रोप हमेशा ये चाहेगा कि उसके दोनों एंड पॉइंट्स एक साथ रहे, क्योंकि कोई एक निकल जाएगा तो फिर उसका रोप टाइट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। रोप लंबा नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो चाहेगा कि सीडी एक साथ चले। तो इसलिए हम सी का अलग से एफबीडी ना बना के सी डी का पहले मिला के सोचेंगे। जब भी ऐसे होगा कि एक रस्सी है, नीचे स्प्रिंग कट हुआ और दो ब्लॉक्स अटैच है, तो आपको ऐसे देखना है, और इसमें मुझे क्या फोर्स दिखानी होगी ऊपर, क्योंकि ये स्प्रिंग अटैच्ड है इधर, उसमें नहीं बदलेगा, तो ऊपर का 6 mg इस पे नहीं चेंज होगा, नीचे इसका वेट होगा, वो mg 2 mg नीचे रहेगा। तो ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल में बीच में टेंशन इंटरनल हो जाएगा, द फोर्स ऑफ टेंशन विच इज इन बिटवीन विल बी इंटरनल। सो इफ यू लुक एट द ओवरऑल फोर्सेस, ओवरऑल 6 mg ऊपर है और 4 mg नीचे है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 6 mg ऊपर है और 2 mg नीचे है, सो दिस ऊपर जाएगा। will have an initial acceleration. तो उसका acceleration लिख सकते हैं अपन, 6 mg minus 4 mg is equal to the mass which is 4m into a. This is that brief instant acceleration. So I'll write that as 2 mg is equal to 4m into a. So I'll get the acceleration as g by 2. So this will give me the acceleration of C and D together. I should take C and D together. There are only two possibilities here. Either C and D will move together, or C will stay there and D will go upwards. But if C stays there and D goes up, then the thread has to become slack. Okay. If the threads become slack, then this motion can't happen, because if threads become slack, how can D rise up? डी ऊपर जाना है तो उसका वेट से ज्यादा टेंशन लगना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सोचना कि डी अकेला ऊपर जाएगा सी नहीं जाएगा, ये गलत है। और डी नीचे लेंगे तो वो भी गलत है, डी नीचे नहीं जा सकता है, उसके नीचे के तरफ का जो फोर्स था वही गायब किया आपने। तो इसीलिए या तो ये जाना चाहिए, नहीं तो वहां का वहीं भी नहीं रह सकता है, वहां का वहां रहेगा। तो फिर उस केस में टेंशन 2 mg होगा। अगर टेंशन 2 mg हो गया तो फिर उस केस में यहाँ पे 2 mg होगा, सिर्फ यही एक्सेलरेट करेगा। फिर अगर सिर्फ सी एक्सेलरेट करेगा फिर से रोप लंबा हो जाएगा, इसलिए दोनों को एक साथ जाना है। तो मैंने एक साथ लेकर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। अब मैं इसमें टेंशन कितना है ये ढूंढूंगा,
उसके लिए किसी एक का एफबीडी बना लो, तो नीचे वाले का एफबीडी बनाऊंगा वापस, तो उसमें 2 mg नीचे होगा, उसके ऊपर टेंशन ऊपर होगा। दिस इज ऑल फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आंसर्ड इन वन स्टेप। नीचे से फोर्स गायब हो गया तो ऊपर भी थोड़ा कम हो जाएगा, बट आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो नो कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या है। तो t minus 2 mg is equal to 2m into a, so t is equal to 2 mg plus 2ma, a का वैल्यू g/2 डाल दो, तो अभी इसमें 3 mg का टेंशन होगा इस इंस्टेंट पे। तो हमने एग्जैक्ट नंबर निकाल लिया कि उसका टेंशन कितना है। तो अभी पहले था 4 mg, अभी हो गया 3 mg, तो हेंस द टेंशन विल डिक्रीज। So we'll go with Q option. Okay, you need not do all this in the exam. You have to think in terms of the other theory things. Next, let's see the next part. The string between C and the pulley is cut. Okay, this is somewhat more complicated. So the string between C and the pulley is cut. Now I have given you the idea of how to think. Let's see how many of you can now give me some answers. So so they are saying you have cut this string. Okay, you have cut this string. The string connecting C and the pulley, this string has been cut, and this is attached directly to this spring here. And remember one point, that when you cut any string directly attached to a spring without mass, even the spring gets affected. The spring force goes to 0. It's as good as saying the spring itself has been cut. So I'll give you 1 minute to think. Then you can give me your opinion. 0. Okay, so Yeah, I think this string will go slack, so 0. okay. Any other answers? सर डिक्रीज एंड देन इंक्रीज होगा क्या? Decrease and then increase. Okay. क्योंकि स्प्रिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फोर्स है वो भी लगेगा बी के ऊपर। तो फिर ये वेट्स इन दोनों के नीचे खींच लेंगे इनको, तो ये फ्री फॉल में जाएगा, पूरा पूरा फ्री फॉल में जाएगा, तो ये थ्रेड में टेंशन नहीं होगा। देयर विल बी रिमेन कांस्टेंट आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, रिमेन कांस्टेंट तो नहीं होगा यार। जब आप इसको कट करोगे तो ये स्प्रिंग का जो फोर्स है वो गायब हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। हाँ, तो व्हेन दिस Yes, sir. देन कैन वी से दैट बी का जो ऊपर का बैलेंस था वो हट गया। बी के ऊपर ऊपर का 6 mg का जो बैलेंस था वो हटा दिया आपने, तो इसका मतलब अब इस पूरे सिस्टम में सिर्फ ग्रेविटी खींच रहा है। और फिर जैसे ही यहाँ पे ग्रेविटी खींचेगा, क्या ये दोनों को अलग अलग एक्सेलरेशंस होने देगा ये रस्सी? अलग अलग तो नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों एक साथ जाएंगे। दोनों पे सिर्फ मिला के ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों का मिला के जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जी का आएगा, एंड इसीलिए द स्ट्रिंग विल गो slack and it will not have any tension. So the tension will go to 0. Both of the bodies will fall down with gravity or with acceleration g. So how do I show that? Let's suppose this is the system. I'll say both of them will have same acceleration. Sorry. Same acceleration of A. We don't know. Right now the weight is 3 mg. The weight on this for the C part is 3 mg. So hence overall weight is 6 mg is equal to mass 6m into A. So acceleration of each is g itself. So now if I draw the FBD of the individual one, you will find 3 mg downwards acceleration A. Newton second law. टेंशन भी हो सकता है, तो 3 mg minus t. मैंने वर्ड हो सकता है लिखा है इसलिए क्योंकि वो प्रूव करूंगा अभी कि वो 0 है। तो 3 mg कैंसिल हो जाएगा, सो टेंशन इज 0। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? This will be 0. S. Next, the string between C and the pulley is cut. The tension in CD part. This should be 0, right?
The string between C and the pulley is cut. The tension in the CD part. फिर स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलेगा, स्प्रिंग हाँ 2 का। हाँ, तो स्प्रिंग 2 का फोर्स नहीं बदलेगा, बिल्कुल बात सही है। ये वाला स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलेगा, स्प्रिंग 2 का। तो मतलब डी पे अभी भी डाउनवर्ड पुल उतना ही होगा। जो अपवर्ड पुल था 6 mg वाला, वो अब होगा या वो गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा ना। वो गायब हो गया तो सी नीचे आने लगेगा अब। हाँ ओके, पर डी डी भी नीचे, डी नहीं नीचे आएगा ना। डी नीचे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? डी भी नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे जो स्प्रिंग है, ये इसके नीचे वाले को कुछ फोर्स कम्युनिकेट नहीं करेगा, चेंज। ठीक है, तो whenever there is a change in the force, the string can communicate the change, spring can't communicate the change. So ये नीचे E रेस्ट में रहेगा। They are asking us the tension in the string CD, तो ये इस पे टेंशन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो should we say it will become zero or should we say it will decrease? Will it exactly go to zero? उसके लिए हमें एफबीडी से देखना पड़ेगा। We have to look at the FBD and decide. Okay, so let us say draw the D part का FBD. So CD को के दो बॉडीज जो है वो, और यहाँ पे स्प्रिंग था, स्प्रिंग फोर्स दिखा दूंगा। स्प्रिंग फोर्स कितना था? 2 mg। 2 mg। तो स्प्रिंग फोर्स 2 mg था, अभी भी वही रहेगा। इसका वेट खुद अभी भी एक्ट होगा 2 mg, और फिर यहाँ पे एक 2 mg इसका वेट एक्ट होगा। इंडिविजुअली एक एक का एफबीडी बनाओगे तो टेंशन दिखाओगे, बट मुझे टेंशन दिखाना, मैं पूरा सिस्टम को मिला के देख रहा हूँ। तो सिस्टम मिला के देखूंगा तो आप लोग बताओ मुझे यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा फॉर बोथ सी एंड डी टुगेदर। व्हाट शुड आई राइट? टोटल वेट कितना है नीचे? टोटल 6 mg। 6 mg, एंड 6 mg शुड बी इक्वल टू ओवरऑल 4 ma। 4ma. So this will give you the acceleration as 3g by 2. Okay, so we need an acceleration of 3g by 2. Whose FBD should I draw to know the tension? To know the tension, whose FBD should I draw? किसका FBD बनाया जाए? ऊपर वाले सी ब्लॉक का। ऊपर या वाला। सी। Okay, so let's draw the FBD of the ऊपर वाला block. Tell me what. आपने आपने अभी सी और डी का एफबीडी बनाया था ना ऊपर। हाँ, या मैं ओके। इसके C का अभी बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे क्या फोर्सेस दिखाएंगे अपन? 2 mg and a tension, and then I'll write the acceleration as 3g by 2. Okay, so then I'll write Newton's second law. So T plus 2 mg is equal to 2m times 3g by 2. Now here comes the interesting thing. You will find this number won't be 0. 3 mg minus 2 mg. So this will be giving you mg. Did it decrease or increase? पहले टेंशन कितना था सीडी में? 4 mg का था। अभी टेंशन क्या आ रहा है? mg आ रहा है। 0 हो गया क्या? डिक्रीज नहीं हुआ। नहीं। नहीं हुआ। अच्छा, पहले केस में ऐसे 0 क्यों हो गया था, अभी क्यों नहीं हुआ? मतलब सी पार्ट में 0 क्यों, कैसे हो गया था और अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्प्रिंग और स्ट्रिंग में डायरेक्ट इंटर कनेक्शन था, सो स्ट्रिंग को कट करके स्प्रिंग का फोर्स भी 0 हो गया। हाँ, और यहाँ पे ब्लॉक है ना बीच में। इस एग्जाम्पल में और जो सी पार्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे भी दो यहाँ पे ब्लॉक्स बस स्ट्रिंग था। और ऊपर से स्प्रिंग था, और आपने स्प्रिंग फोर्स को काटा एक्सटर्नली, और कोई फोर्स नहीं बचा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बचे। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है वो सिर्फ जी आ गया, और वहां से टेंशन अपना 0 आ गया। whereas इधर क्या हो रहा है, जब मैंने यहाँ का स्प्रिंग को काटा, ये बीच में ब्लॉक्स रह गए, तो इस स्प्रिंग का फोर्स बदला नहीं फिर डी पे, तो इसीलिए वो फोर्स अभी भी हमने 2 mg का दिखाया, जिसके वजह से सिस्टम में एक्सेलरेशन थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि जोर से ये नीचे और खींच रहा है, तो इसलिए डी जल्दी जल्दी भागना चाहता है, तो ये रस्सी थोड़ा अपना टेंशन दिला के सी को उसके साथ लेके जाने बोल रहा है। ओके, तो रस्सी का फिर क्या है? व्हाट इज द मेन थिंग इन द रोप? जैसे स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट रहता है, रस्सी क्या कांस्टेंट करने की कोशिश करता है?
फोर्स तो नहीं करता वो कांस्टेंट। अब अगर लेंथ लेंथ को कांस्टेंट करना है उसको, मतलब एंड पॉइंट्स के एक्सेलरेशन को मैच करवाना है उसको। ओके, that's the main idea you have to understand. So that's why the answer for this will be, what is the answer then? It will be Q. Okay, any questions you can ask? Next, सर बोलिए। ए पार्ट का रीजनिंग क्या था वो फिर से बता। द स्प्रिंग टू इसका टेंशन इन ए बी। देखो, जब भी आपको स्प्रिंग टू का कहाँ पे काटा है, स्प्रिंग टू नीचे कट किया, स्प्रिंग टू हाँ नीचे, तो ये जो चेंज है ये पहले डी को पता चलेगा, डी ऊपर भागना चाहेगा, फिर सी को पता चलेगा। रस्सी जब तक इन्वॉल्व है तब तक वो कम्युनिकेशन हो पाएगा। बट क्योंकि ये रस्सी ऊपर यहाँ स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग फोर्स नहीं बदल सकता है जब तक स्प्रिंग का लेंथ ना बदले। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन है ये कट हो गया, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ये बात थ्रू द स्प्रिंग जाके ये बी पे जाना था, और ये स्प्रिंग उस इंफॉर्मेशन को जाने नहीं देगी। स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदल रहा है बेसिकली। हाँ, फिर वो भी को कांस्टेंट। सर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि अपवर्ड फोर्स एक बॉयंट से भी लग रहा है, तब सी में टेंशन जीरो नहीं होता था ना? नहीं होता है, तब फिर क्या होता था सर? तब इट विल डिक्रीज बोलेंगे। यहाँ इस डी पार्ट में ना, सॉरी कौन सा पार्ट आप बोल रहे थे, सी या डी? सी सर। सी पार्ट में अगर अपवर्ड बॉयंसी होगा तो बॉयंसी क्रिएट होगा। उधर भी आपका लाइक बॉयंसी, ये बॉडी का एक्सेलरेशन पे डिपेंड होगा, क्या बॉयंसी इसके वेट को बैलेंस कर रहा है कि नहीं, उसी के ऊपर देयर विल बी सम टेंशन इन दैट केस, वो जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। हमने न्यूटन लॉस में क्वेश्चंस जिसके अंदर वेरिएबल फोर्सेस लग रहे हैं वो नहीं किया है, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ, तो एक वो कर लेते हैं। सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? हम्म, थैंक यू सर। सर फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सेमेस्टर टेस्ट में आने वाले हैं। नहीं नहीं, आपके बैच के अलावा कहीं पे स्टार्ट ही नहीं हुआ फ्रिक्शन, तो आप चिंता मत, सिलेबस में भी लिखा नहीं है ना। नेक्स्ट, एक और देखते हैं ऐसे स्प्रिंग का कटिंग वटिंग का। यस, तो यहाँ पे आपका there is a figure, this shows all contacts are smooth and springs and strings are light। तो यहाँ पे एक ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इनको रोप से लगाया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, एंड दे आर एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट, हाँ एक ऐसा वर्डिंग है, इनिशियली ए इज हेल्ड बाय समवन, मतलब ए को किसी ने पकड़ रखा है। एंड अगर आप देखोगे ध्यान से तो ए बी का मास एम एंड एम है, बट जो सी है उसका मास 2m है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सी जस्ट आफ्टर द ब्लॉक ए इज रिलीज्ड। तो किसी ने ये पकड़ा हुआ था इसको, और वो सिस्टम उसने रेस्ट में रखा था, एंड सडनली उसने अपना हाथ हटा दिया, तो फिर क्या होगा? they were asked what is the acceleration of c, so carefully think and tell me what will happen in this case. So
maybe for your better understanding, let me draw the diagrams of each FBDs so that हम लोग analyze कर पाए. तो this is the block, this is another block. यहाँ पे आपका C है. तो एक टेंशन इधर राइट साइड होगा, यहाँ पे एक टेंशन होगा B पे, यहाँ पे एक टेंशन होगा, यहाँ पे एक टेंशन होगा. इसका वेट पहले नीचे की तरफ होगा, इसका वेट नीचे की तरफ, और वो 2 mg का होगा. तो ये स्प्रिंग फोर्स बेसिकली उतना होगा 2 mg. यहाँ पे फिर वो 2 mg लग रहा होगा, इसका वेट mg तो नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा. तो यहाँ 2 mg लग रहा है, तो ये टेंशन पहले 2 mg होगा, फिर ये 2 mg हुआ तो यहाँ पे भी 2 mg हो जाएगा. तो ये इसका वेट तो लेकिन mg है. तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट को क्या कर रहा होगा वो अप्लाई. Pulling down with mg. So initially he is pulling down with mg. This is my external force. Now we are saying we made a change in the system. What did we change? We made this force of the external agent vanish. So this means you have to vanish this force. So you guys will think and tell me now, what do you think will happen if you vanish the force? So someone please tell me, if I suddenly vanish this force, इसको गायब कर दिया मैंने. Okay, I'm not bringing any body here. I'm just saying this has been masked. निकाल दिया. मैंने जितना बताया अभी तो आंसर आ सकता है अगर आप ध्यान से वो वर्ड्स वगैरह समझे. A will accelerate upwards, right? Okay, correct. What will happen to B then? B will go right Towards the and C right. will come down. B will go towards right. Okay. Yeah, and Since there is a thread that is connecting A and B, B will go to the right because the communication will happen here. And C का क्या बोल रहे हैं? Any? Okay, so A B का तो सही बोला आपने. C should go down, right? Then like Go down. अच्छा. That's the problem. You have to think again there. सर वो स्प्रिंग सेम नहीं है इसलिए पता नहीं चलेगा ना सी के स्प्रिंग को. हाँ सी सी वैसे ही रहेगा ना, हाँ क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग सेम नहीं है सर. तो यहाँ पे टेंशन बदल रहा है लेकिन वहां पे नहीं बदल रहा. हाँ oh, तो right. ये जो बी है इसके लेफ्ट में जो टेंशन है ये बदल गया, बट ये राइट साइड यहाँ स्प्रिंग इन्वॉल्व है. मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्प्रिंग कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, ये बदल गया, ये बात उसको बताना नहीं आता जब तक उसका खुद का फोर्स ना बदले, और उसका खुद का फोर्स एक्सटेंशन के बिना बदल नहीं पाता है. तो व्हाट विल हैपन, विल सी नो दिस? The answer is C won't know. So what is the answer for this question? It is simply 0. Okay. So you might find a question which is so big and all the data is there, this, that. But more importantly, it should hold all the weighing ideas. So answer is 0, nothing to solve. You understand the concept, the answer is in one step. Okay. Next. So that's the answer. They have just asked what is the acceleration of C just after block A is released. So the answer is 0. It is simply at rest. Sir, Yeah. so in such a case, as you told that after this is done, A will move upwards and because of which B will move towards the right. That and all will take time, not instantaneously. They have acceleration, so they will have a tendency to do that after a moment of time, not right now. Okay, because Okay, but then the string which is present towards the right of B, that will have an effect, right? It's just the spring won't experience anything. yes, correct. That will have an effect, but that effect will only be created after B moves. But did B move right now at t equal to 0? 0. No. No. So there is no effect on the rope still, till now. Okay, understood.
moment we are talking about is the moment just after release. If you read in the problem, they will mention this. Okay. So if you see, find the acceleration of block C just after the block A is released. Okay. So let's I think springs पे इससे ज़्यादा तो कभी नहीं आएगा, तो मैं cutting off springs. Okay. और एक देखते हैं, थोड़े से नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम नॉर्मल रिएक्शंस और थोड़े थ्योरी वाले देखते हैं. पहले थ्योरी वाले देखते हैं. So we'll share the PDF, right? Yeah. Sure. According to Newton's third law of motion, the magnitude of action-reaction force, action and reaction force in action-reaction pair is so same only in an inertial frame of reference. Okay, so this is what they are saying. They are claiming in statement 1, and statement 2 says Newton laws of motion are applicable in every inertial reference frame. Okay, so the question is, are the two statements right? If they are right, is it the right explanation? Tell me. So first of all, let's think about the idea of Newton's third law. Did we use while doing problems Newton's third law of motion or not? We have used Newton's third law of motion while doing problems also. Okay. So let's suppose I have a block like this. This is kind of in turn connected to another thread like this, which is then connected to another block. Now let's suppose that I decide to observe this motion, and before observing this motion, let us show all the forces acting on it. Maybe someone is pulling this to the right, so hence there will be a tension developed to the left side. I think I got disconnected. So can you hear me now? आवाज आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, सो मेरा सवाल है आपसे कि जैसे हमने ये केस में बाहर ऐसा एक फोर्स लगाया, तो आप लोग बताओ क्या होगा. ये आगे जाएगा सिस्टम. ठीक है, हम लोग पहले एफबीडी बनाते हैं. तो जब मैं ये एफबीडी बनाऊंगा, ये फोर्स कोई तो एफ से खींच रहा है, ये फ्रिक्शनलेस है सब. सो इसमें ये एक्सेलरेट होगा. इसके एफबीडी में आप टेंशन यहाँ दिखाओगे, इधर इस पे टेंशन इधर दिखाओगे. ओके. और ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसे होगा, उसका mg नीचे होगा. ग्राउंड पे इसका नॉर्मल रिएक्शन N1 ऐसे होगा. जब मैं ग्राउंड से देखूंगा और जब कोई आदमी यहाँ जाके देखे, ये सारे फोर्सेस जो हमने इस राइट साइड बॉडी पे दिखाए, ये सब हम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? क्या इनमें से किसी एक को गायब कर देंगे, या ये सारे फोर्सेस जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए वो अभी भी रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? The first question to understand is, will a force change based on the frame of reference? Will a force acting on a body change based on the frame, or is a force frame independent? The answer for this question is, all forces are always same in every frame of reference. Forces don't change. What changes is an extra force you should add or subtract based on your problem of your acceleration. So real forces are frame independent. So this normal reaction and this normal reaction are action-reaction pairs. They still continue to act the same way. They will have to be the same. How do we know? If there is a machine that can measure this normal reaction,
The guy standing here will see the same number and the guy standing here will also see the same number. So that's why a force cannot change based on the frame of reference. Net force can change. Net acceleration can get affected. Extra pseudo forces can come, but जो real forces है वो बदलेंगे नहीं. Okay, over and above real forces, you may have to sometimes add some pseudo forces. So this is why. What do you think? Statement 1, is it correct or wrong? Tell me. Wrong. It is wrong. Okay. Newton's laws of motion are applicable in every inertial frame. It is correct. Newton's laws of motion are applicable in every inertial frame. Not in every frame, he is just saying every inertial frame. What is an inertial frame? A frame in which there is no acceleration. There is no acceleration, you won't add any pseudo force. So hence we can say Newton's laws of motion are valid in those frames. But So it's not the correct explanation, right? first of all, if one of the statement goes wrong, it can never be used as an explanation. Okay. So this means you can't go with A or B. Both are not correct here. So we'll go with, which is the answer then? D. B. Okay. Statement 1 is false. Statement 2 is true. Okay. Any questions you can ask? Next. Let's see one more problem where we'll discuss it. A man is standing in a lift which is moving upwards. Will feel his weight to be greater than the lift was at rest, which is moving upwards. The acceleration of the lift is A upwards, then the man M himself will feel a weight equal to normal reaction, and that will be equal to N into M into G plus A. Okay, M into G plus A, where G is the acceleration due to gravity. So, what do you think answer of 33? Sir, is it A, sir? A. A. Okay. How many of you would like to go with A? You can raise your hands. Ah. How many of you will go with A? Raise your hands. ये सब सही लग रहा है. How many of you would like to go with B? Those who have gone with A can lower their hands. Anyone wants to go with B? So no one. Anyone wants to go with C? Statement 2 is false. No one. D? Anyone who wants to go with D? Sir, D क्यों है? D क्यों सही है? D actually is correct. Okay. Now can you answer why D is right and A is not right? Sir, is it because they didn't say accelerating in the first Yeah. statement? Yes. Moving up doesn't necessarily always mean there is an acceleration. So you have to be careful. You could be moving up and slowing down. If you are moving up and slowing down, your acceleration is downward. If you are moving up with constant velocity, you don't have acceleration. Then you will not have an increase in normal reaction. Okay? So this is why only when the lift starts, you feel that initial high weight of yourself. After a while, the lift acceleration goes to 0. If you have been inside lifts, you have this experience. When lift initially starts or finally when it stops, only then you will feel either weightlessness or a little higher than your weight experience. This is because we experience normal reaction.
and that will be dependent not on the upward or downward motion but on the acceleration. And since upward doesn't necessarily mean accelerating up, we will have to go with, what is the answer? It will be D option. This is a classic case of misleading. Okay. So you have to be very careful next time onwards. Okay. The JEE people don't give very tough questions. They just trap you in small things. Things that will feel very, very, I mean, it will hurt your ego. ऐसा है. आपको पता था बट गलत हो गया. Next. So let's see the next one. So here we have not done this model a lot, where you have a body with normal reaction. So I would like to give you this. So एक circular body है, यहाँ पे एक normal reaction ऐसे आया, यहाँ से B से एक normal reaction ऐसे आया, तो आपको पूछा है ये normal reactions के values. Okay. Always remember normal reaction will be perpendicular to the surface along this radius line of the circular body which is present. तो इसलिए हमने ऐसे दिखाया. The other good thing about normal reaction is that, or any FBD, is that you can transfer the forces if you want. तो एक तो सेंटर पे दिखा सकते हो, जहां लग रहा है वहां पे दिखाने की, इस चैप्टर में आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, वहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है. तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, आई विल जस्ट शिफ्ट दिस हियर, आई कैन शिफ्ट इट लाइक दिस, आई कैन शिफ्ट आल्सो दिस हियर, I can do that. You can't do this in rotation chapter always, but you can do this in this chapter. You can't shift. Even in rotation also, you can shift it parallelly. But the point of contact usually should be the point where you have to show. In this chapter, it is fine. तब हमें angles की ज़रूरत है. तो ये उसने 60 डिग्री दिखाया है, ये वाला उसने 30 डिग्री दिखाया है. तो यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे ऊपर. तो ये एंगल बताओ कितना होगा? 60. इधर से ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से एन बी लग रहा है, उधर से एन ए लग रहा है. ठीक है. तो फिर हमें कुछ चीजें पूछे गए हैं. ठीक है. इट्स अ मल्टी करेक्ट आंसर प्रॉब्लम, सो वी नीड टू रिजॉल्व फोर्सेस एंड डू इट. तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू हमें आंसर निकालना है. तो आई कैन से दैट, क्या ये सिस्टम एक्सेलरेट होगा या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा. तो एक डाउट आता है, सर हमें इसको रिजोल्यूशन किस तरफ करना है, ऐसा एक डाउट आता है. तो रिजोल्यूशन, जब भी एक बॉडी का सेंटर रेस्ट में है तो वो बॉडी एक्सेलरेशन 0 में है, तो सारे फोर्सेस किधर भी बैलेंस कर सकते हैं. तो यूजुअली आप एक्स एंड वाई में बैलेंस करने की कोशिश कर लीजिए, काम हो जाता है उससे. अगर कभी कभार आपको मन लगता है कि उधर नहीं करना, किसी और डायरेक्शन में करना है, तो कर सकते हो. बट ध्यान देना कि उस लाइन के अलोंग ये फोर्स आएगा, ये वाला फोर्स नहीं आएगा क्योंकि ये 90 पे है, बट ये वाला आएगा, इसका कंपोनेंट लेके करना होगा फिर. ठीक है. सो दैट समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जब तक होता है एक्स वाई में करके काम हो रहा है तो कर लो. ठीक है. बट जब मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो उस केस में अपने मन मर्जी किधर भी फोर्सेस बैलेंस नहीं कर सकते. जिस तरफ एक्सेलरेशन 0 है उस तरफ फोर्स बैलेंस कर सकते हो, जिस तरफ 0 नहीं है उस तरफ नहीं करना चाहिए, उस तरफ न्यूटन सेकंड लॉ लिखना चाहिए. अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे? विल राइट एन ए कॉस 60 प्लस एन बी कॉस 30 इज इक्वल टू उसका वेट एम जी. और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बैलेंस कर देते हैं. ये हो गए वर्टिकल वाले. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन ए साइन 60 इज इक्वल टू एन बी साइन 30. तो यहाँ आपको एक कंडीशन आ जाता है. तो एन ए, इवन इस क्वेश्चन को और एक मेथड लैमिस थ्योरम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैन वी डू इट थ्रू लैमिस थ्योरम? इज इट अलाउड? Can we do this problem through Lami's theorem? You remember Lami's theorem, force upon sine of the angle opposite to the force, ऐसे कर सकते हो. This is 3 body force.
3 force object and also it's in equilibrium. These are the two conditions which are met. So Na sin 60 is root 3 by 2 is equal to Nb. 2 cancel हो जाएगा. So Nb is Na into root 3. So Na into root 3 is Nb. So B option is correct. You take this value, put it into this equation 1, substitute 2 into 1 and you solve, you get the answer. Okay. So what will I get? I will get Na के जगह पे Nb divided by root 3 into cos 60 is 1 by 2 plus Nb into root 3 by 2 is equal to Mg. So I think you will get 2 root 3 Mg by 5. So that is Nb. And if I have to find Na, I have to divide it by root 3. So 2 by 5 Mg आएगा. So BD है answer. Okay. Next. Okay, so I have done few of these problems here. I wanted to tell one more model. Just find that. वेरिएबल फोर्स का करना था. सर सर इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि यहाँ पे हमें निग्लेक्ट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करना है, बट यहाँ पे तो बॉडी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन से कुछ फर्क कैसे पड़ेगा? एक्चुअली यहाँ पे तो फर्क नहीं है वैसे, बट कोई और सिनेरियो में आ सकता है. इधर तो नहीं है. या मिल गया. So there are three bodies here. These three bodies are placed on inclined surfaces like those shown in the question. तो ऐसा है, ऐसा है. फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल है. ओके, तो यहाँ पे आपके 3 स्पीयर्स है. तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपका ए है. So let me explain you how this problem will work, and I want you people to think, is it possible to keep 3 stones like this in equilibrium? Is it Yes. possible to Yes. stones like this in equilibrium? Okay. Yeah.
तो ऐसे तो रख सकते हैं। मान लेते हैं किसी ने थोड़ा छेड़खानी किया और ये इंक्लाइन का एंगल जो थीटा है उसको कम कर रहा है वो, तो कम करना बेटर है कि बढ़ा के रखना अच्छा है? थीटा का वैल्यू क्या करे? बढ़ाना। थीटा बड़ा करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर होगा, या थीटा कम रखना अच्छा होगा? थीटा को बेटर फॉर व्हाट, लाइक कैसे रखे? बेटर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस, मतलब वो मूव नहीं हो जाना चाहिए, वो बाहर चले नहीं जाए। बढ़ाना। हाँ, सो बढ़ाना या बढ़ाना। तो थीटा जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। बट जब आप थीटा को कम करते जाओगे तो तब देर इज ए चांस दैट ये बॉडीज फिर आपस में कांटेक्ट में ना रहे, ठीक है, एंड देन दे विल स्टार्ट टू स्लिप अवे। सो देन हाउ डू वी एनालाइज दिस प्रॉब्लम? तो इसके एफबीडी कैसे बनाया जाए और वो थीटा का लिमिट हम लोग कैसे निकालें? तो उसके लिए we'll draw the we'll first of all draw the FBDs and try to solve for the forces of the bodies. So when we see a problem like this, the first doubt we'll get is कहाँ से शुरू करना है? Whose FBD should I first prioritize? So the object on which least number of forces act and there is some symmetry, you should choose that object first. Can you tell me which object is that in this case? C. So we'll draw the FBD of C. तो सी पे ए की वजह से एक नॉर्मल आएगा, बी की वजह से भी एक नॉर्मल आएगा, उसका वेट एम जी नीचे रहेगा। दो अलग अलग सरफेसेस पे अलग नॉर्मल रिएक्शंस नॉर्मली होने चाहिए, बट क्योंकि अभी हमने बोला है कि ये सिस्टम रेस्ट में है तो सी तो हिलेगा नहीं, सिमेट्री भी है इधर, तो दोनों साइड का नॉर्मल इक्वल होगा। क्या आप बता सकते हो वो कितने एंगल पे रहेंगे दोनों नॉर्मल रिएक्शंस? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल रिएक्शंस? 60 degrees. 60 डिग्री होगा, क्योंकि द सेंटर्स हियर विल फॉर्म व्हाट फिगर व्हेन वी जॉइन देम? Equilateral triangle. Equilateral triangle. So overall angle here is 60. So a half of that angle is 30 degree here and 30 degree here. So this will be used to give me the value of n. कौन सा डायरेक्शन फोर्स बैलेंस करके n मिलेगा? वाई कौन? में। वर्टिकल। ठीक है, y डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होगा? mg is equal to 2n cos 30. तो हेंस नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg by 2 cos 30. तो mg by 2 cos 30 का वैल्यू √3/2, तो नॉर्मल रिएक्शन mg by √3 आएगा। तो मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एंगल थीटा सी पे नॉर्मल रिएक्शन फिक्स्ड होगा, ए और बी जो लगाएंगे। ओके, दैट इज वन थिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो सी रेस्ट में तो रह सकता है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द अदर टू बॉडीज? तो उनमें से किसी एक का एफबीडी बनाना दूसरे के एफबीडी बनाने जैसा ही है, तो मैं उनमें से एक उठाता हूँ। लेट मी ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ए। तो ए के एफबीडी में आप लोग बताओ क्या क्या फोर्सेस दिखाना चाहिए? ए का खुद का वेट होगा नीचे, फिर और क्या फोर्सेस दिखाना चाहिए? Normal from inclined plane to Normal from inclined plane, okay, and the normal inclined plane will be something like this. Normal from B. Normal from B. In which direction will the normal from B be shown? horizontal. Normal from B will be horizontal, okay, and we should show one more force. From C, Normal from normal C. Normal from C. C, और वो ऐसे होगा। तो ये नॉर्मल फ्रॉम सी जो है ये हमें पता है, mg/√3 है। ओके, तो अभी ये बताओ, नॉर्मल फ्रॉम बी जो है, ओके, नॉर्मल फ्रॉम बी जो है ये हमेशा आएगा, ये गारंटी है क्या? नॉर्मल फ्रॉम बी कब क्रिएट होगा? कोई भी नॉर्मल कब क्रिएट होता है? जब जब वो दोनों कांटेक्ट में कांटेक्ट में हो। हो। हाँ, वो दोनों कांटेक्ट में होंगे। अब भाई अगर मैंने थीटा को बढ़ाता गया तो वो कांटेक्ट में अच्छे से आ सकते हैं, बट जब आप थीटा को कम कर दोगे तो क्या इज देयर ए फियर ऑफ नॉट बीइंग इन कांटेक्ट की नहीं? इज देयर ए चांस ऑफ नॉट बीइंग इन कांटेक्ट? यस और नो? थीटा यस। को जब आप कम करते जाओगे ये ऐसे साइड होते जाएंगे, साइड होंगे, पहले तो दब के रहना चाहेंगे तो नॉर्मल बनेगा। तो अगर आपका लिमिटिंग केस थीटा का निकालना होगा तो उस केस में
क्या लगता है आपको ए और बी के बीच का नॉर्मल क्या होना चाहिए? अगर आप बोल रहे हो कि वो सिस्टम को कोलैप्स नहीं होना है, वो ए और बी दब के नहीं रहना है, तो वर्स्ट केस सिनारियो उनको जस्ट सेपरेट कर दो। और ज्यादा सेपरेट कर दोगे तो वो आराम से फिर साइड हो जाएंगे। तो आपका बेसिकली यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन बी है, ये आप जीरो कर दोगे। बी के वजह से जो ए पे होगा, इसको हमें जीरो करना है। वैसे हम फोर्सेस लिख के भी ये निकाल सकते हैं। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली नहीं बनाया, डू यू थिंक दैट दिस रेड एरो एंड द ऑरेंज एरो शुड बी एंटी पैरेलल? इज इट नेसेसरी दैट द रेड एरो एंड द No, no. नो? ओके, why can we say that, or how can we be sure that they won't be anti-parallel? Because red arrow is decided by which angle? Theta. Theta. But this orange arrow, is it decided by theta or is it always fixed? Orange arrow is decided by the normal reaction from C, and that is fixed always. Okay, और वो कितना एंगल पे होगा? That is always fixed. तो वो एंगल उसका कितना होगा यहाँ पे दिखाता हूँ. So please carefully understand this. तो ये normal reaction ऐसे आएगा. This angle here will be 30 degree. Vertical के साथ 30 होगा. तो इसका vertical के साथ 30 होगा. Whereas this normal reaction will be not at the same 30 degree angle. How much will this normal reaction be with vertical? This normal reaction will be at an angle theta with vertical. How did I get to this angle? If you extend this line here, this is the angle I am thinking about. This is how my normal reaction from the incline acts. So let's call that N1. So the line of N1 will make an angle theta with the vertical, whereas the line of mg by root 3 will make an angle 30 degree with the vertical. And theta need not be always 30 degree. I can adjust theta based on my idea. Okay, so now the thing is, the horizontal forces which are trying to which are competing with each other are these forces. One is mg by root 3 sine 30. mg by root 3 is the normal reaction from the top block, and the component of this in the horizontal direction is this. This wants to push away. It wants to साइड कर देना चाहता है, एक को लेफ्ट साइड धकेलना चाह रहा है, और इसको राइट साइड कौन जबरदस्ती पुश कर रहा है? ये जो रेड वाला वेक्टर है, मतलब इस इंक्लाइन का नॉर्मल रिएक्शन, उसको वो साथ में रखने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने N1 लिखा, ये जो N1 है, ये N1 उनको साथ में रखने की कोशिश कर रहा है। N1 का कौन सा कंपोनेंट उनको साथ में रखने की कोशिश कर? टेल मी, which component of N1 should I equate with mg by root 3 sin 30? N1 sin theta. N1 sin theta. Okay, so this will give me the normal reaction N1, or I'll get a condition. So what should happen for the system to be stable is that इनमें से कौन सा ज्यादा होना चाहिए? देखिए, ये दोनों आपस में compete कर रहे हैं एक्चुअली। एक सरफेस को दबाना चाहेगा, एक सरफेसेस को ए और बी को पास लाना चाह रहा है, और एक ए और बी को दूर भगाना चाह रहा है। इनमें से क्या ज्यादा होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, और इनमें से कौन सा ज्यादा हो जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। The normal reaction from the surface should be more in order to be stable. हाँ, and at the limiting condition, can we say this should be equal? So we should be saying that either this number should be greater than or equal to n1 sin theta. That is mg sin theta, mg by root 3 sin 30 should be always less than that n1 wala component. And that's our condition. At the limiting case, we'll use the equality symbol. So let me solve this. Sin theta नीचे आ जाएगा, तो mg by 2 root 3 sin theta should be greater than or equal to n1. So we need some other equation here. n1 हमें निकालना है. n1 कैसे आएगा? Is there anything else that we have not written in some direction? Because n1 अभी भी हमारा unknown है ना, तो n1 को कहीं से लाना पड़ेगा. What do you think? क्या कर सकते हैं? ABC are same masses. They have not given, but this is mg. How to find this n1? Is there any other equation that I can write? I am giving you a hint actually.
Tell me. Sir, if it's in rest, then the vertical forces should also be balanced, right? Yes. So if it is at rest, the vertical forces should be balanced. So we'll balance the vertical forces. So tell me, what are the vertical forces? So can we say mg cos theta is equal to n1 No. mg cos theta? is equal to n1. No. How do you know that mg by root 3 doesn't have any component towards n1? Oh, अच्छा. So you can't say that. So what we do now, vertical force balance करेंगे. तो n1 sin n1 का क्या कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ? n1 cos theta is equal to mg plus mg by root 3 इंटू, क्या आप बता सकते हो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? mg by root 3 इंटू उसका कौन सा कंपोनेंट लो? mg by cos 30. cos 30. cos 30. ओके, तो यहाँ से हम लोग n1 ढूंढते हैं. तो n1 cos theta is equal to mg plus mg root 3 by 2 into root 3. तो ये कट हो जाएगा, तो 3mg by 2 आएगा. तो ये n1 cos theta का वैल्यू आ गया. तो यहाँ से n1 मिल जाएगा. तो n1 क्या आता है? 3mg by 2 cos theta आ गया. तो n1 का वैल्यू आपने निकाल लिया. So you found the value of n1. Once you got the value of n1, we can now bring it and substitute here. I can write mg by 2 root 3 sin theta should be less than or equal to 3mg by 2 cos theta. Okay, so this means mg cancel. So I'll get some condition here. 2 by 2 root 3 into 3 should be less than or equal to sin theta by cos theta is tan theta. So this means these two will get cancelled. So tan theta should be greater than or equal to 1 by 3 root 3. Okay, so what is the condition we are getting? Tan theta इससे बड़ा होना चाहिए. तो उसने क्या पूछा है? लीस्ट पूछा है. तो हम क्या बोलेंगे? जब वो लीस्ट पूछा तो हम क्या कहेंगे फिर? Tan theta is 1 by 3 root. equal to 1 by. हाँ, तो ठीक है. So यहाँ पे why are you so sure कि nb जो है वो 0 होगा? Like NB 0 नहीं. NB एक्चुअली अगर आपका n1 sin थीटा बड़ा होगा mg by root 3 sin 30 से, तो तब वो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा. और अगर उनको सेपरेट होना है तो सेपरेट कैसे होंगे? हाँ, व्हाट विल बी द वे इन विच दिस सिस्टम विल सेपरेट आउट? इमेजिन एंड टेल मी. क्या होगा अगर इनको सेपरेट होना है? क्या ऐसा होगा कि सी ऊपर उड़ जाएगा, या फिर ए और बी सेपरेट होंगे? ए a इधर, और b सेपरेट होंगे. ए और बी सेपरेट हो रहे हैं, तो कांटेक्ट बीच में क्या होगा? सी कभी अपना कांटेक्ट छोड़ नहीं सकता है, ग्रेविटी उनको कांटेक्ट में. हाँ. तो इसीलिए जो केस है जिसमें हमें ये डिस्कशन करनी है, उसमें हमें एनबी को 0 करनी है. अगर आपका थीटा बड़ा होगा ना, tan थीटा, तो तब आपका ये बैलेंस नहीं बनेगा इनके बीच में. तब उस केस में n1 sin थीटा ज्यादा आएगा. अगर n1 sin थीटा ज्यादा हो गया mg by root 3 sin 30 से, तो ये दबने की कोशिश होगी इधर, और उस तरफ से इधर आने की कोशिश होगी, तब जाके ये nb बनेगी. तब nb नॉन जीरो होगी. ओके, बट दे आर स्टिल इन कांटेक्ट ना, तो नॉर्मल तो होना चाहिए ना. नहीं, नॉर्मल, सी व्हेन बॉडीज इन कांटेक्ट विल नॉर्मल गेट क्रिएटेड. लेट मी शो यू अनदर केस. सो लेट सपोज मैंने ऐसे कहा, एक बॉडी इधर है और मैंने एक और बॉडी लाया और मैंने बोला ये दोनों साइड बाय साइड ऐसे बैठे हुए हैं. तो टेल मी व्हाट्स द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू? दे आर जस्ट बीन केप्ट लाइक दिस, m1 m2. व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम? देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन, राइट? हाँ, दे आर इन कांटेक्ट. Between them, right? But दे आर इन कांटेक्ट, राइट? yeah, but there's no pushing or like हाँ, तो force there. saying there is no pushing. So मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई इसको धकेलने की कोशिश करें, तब तक नॉर्मल रहेगा नहीं. मतलब कांटेक्ट आ जाने से नॉर्मल आने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ओ ओके. इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये एन बी तभी आएगा जब n1 साइन थीटा और mg by root 3 साइन 30
इनमें से कोई एक बड़ा हो जाए, और वो भी n1 sin 30 बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये दबेगा उधर, फिर जाके नॉर्मल बनेगा। लिमिटिंग ओके केस सर। ये नहीं होगा। ओके ओके सर, थैंक यू। Sir, या so basically in this case, as you told earlier when you were starting the question, कि इस केस में जो थीटा है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए. So in conclusion, what was the answer for that? ओके, तो हमें थीटा को इस एंगल पे रखना चाहिए या उससे ज्यादा रखना चाहिए? तो जितना Okay. ज्यादा उतना अच्छा होगा। जितना ज्यादा रखोगे इधर नॉर्मल भी बन के सिस्टम को स्टेबल बनाएगा। अगर 1/2 √3 का एंगल मेंटेन किया तो ये नॉर्मल 0 होगा और वो जस्ट स्टेबल रहेगा। और उससे कम कर लोगे आप तो फिर उस केस में ये mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा आ जाएगा, तो ये इसको धकेल के लेफ्ट में लेके जाएगा। ओके Acha. Okay. And also, for calculating one another way, like for N1, so the vertical forces which you took, could you just repeat which were those two forces? ओके, आर यू आस्किंग अबाउट दिस? No, the purple thing. Okay, so here I am writing the vertical forces of n1. So this is my n1. Yeah. N1's vertical component is n1 cos theta. Hmm. So that's on the left side, that's upwards. Then mg vertically down, so this one. And mg by And mg cos theta, right? this. Okay. Yeah, understood. Thank you. Okay, so I hope that you have got some benefit here. And thank you. We'll stop here. All the best for your exam. Make sure you are doing these questions that I have done here again. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे बस एक थिंग मतलब क्लियर करनी है कि हाँ जब एक स्प्रिंग को कनेक्टेड होता है राइट। तब स्प्रिंग की वो प्रॉपर्टी स्ट्रिंग में आ जाती है क्या कि वो टेंशन चेंज नहीं करता अगर स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है डायरेक्ट? ओके रुक जाओ, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि एक स्प्रिंग है। आ, हाँ एक स्प्रिंग है, इसको एक स्ट्रिंग अटैच किया है, मान लेते हैं यहाँ दीवार है, और आपने यहाँ पे ब्लॉक लगा लिया है। हाँ क्या बोल रहे थे आप? तो सर यहाँ पे अगर हमने स्ट्रिंग को कट किया। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे? हाँ। ओके, तो देखो, जब एक स्ट्रिंग कट करोगे स्ट्रिंग का फोर्स 0 हो जाएगा। यहाँ कहीं पे भी इनर्शिया है क्या, बीच में मास कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं है, तो मास नहीं होगा तो इट्स एज गुड एज इसको भी कट कर दिया फिर आपने। ओके, बट अगर मान लो मैंने ऐसे लगा के यहाँ पे एक मास लगाया, फिर रस्सी लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लगाया, बाकी सब सेम है बट एक्स्ट्रा एक मास अटैच्ड है इधर, और इधर कट किया, तो फिर यहाँ क्या होगा? ये रस्सी 0 टेंशन करेगा, बट ये ब्लॉक का इनर्शिया है तो ये तुरंत हिल नहीं सकता है, तो स्प्रिंग हिल नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे इसका फोर्स चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट फोर्स होगा, बट इधर फोर्स चेंज हो जाएगा। अच्छा ओके मतलब यहाँ पे वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से कॉम्प्रेस हो जाएगा स्प्रिंग। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से ओके सर। करेगा। तो सर ऊपर जो एक क्वेश्चन किया था पुली वाला और स्प्रिंग वाला। ये वाला या फिर ये वाला? हाँ उसके ऊपर हाँ। हाँ इसमें ए वाला जो केस था उसमें हमने जब स्ट्रिंग ए भी कट किया तो जो सी के ऊपर का स्ट्रिंग है उसका टेंशन नहीं बदला। नहीं बदला, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग फोर्स नहीं बदला, क्योंकि ओ यहाँ मास है बी पे। क्योंकि ओके कि उसके पीछे वहां से। ओके सर समझा। थैंक यू। ओके ओके देन, तो आप लोगों को एक बार इस चीज़ों को सारे ये वाले एग्जांपल्स एक बार देख लेना है। वैसे तो एक क्वेश्चन आ रहा है इनमें से, ठीक है। कल और आज में एक दो सवाल तो है ही, बट जो आइडियाज बताए उसके ऊपर तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है। सर, is the reason why you took the greater than symbol because you took NP0? हाँ या राइट, सो थैंक यू, अगली बार फिर से मिलते हैं।
तक के लिए धन्यवाद एंड आई विल शेयर दिस. Thank you, Thank sir. you, sir. Okay, thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you,